अन्नदाता, अन्नदाता, मीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बस्तर का बोड़ा 1000 में मिले थोड़ा। अधिक पैदावार के लिए करें ज्वार की वैज्ञानिक तकनीक से बुआई। छत्तीसगढ़ का बस्तर जो अपने आप में काफी सुंदर है, यहाँ की प्रकृति और आदिवासी संस्कृति अद्भुत है। इसी संस्कृति में शामिल एक ऐसी सब्जी जिसे सब्जियों का राजा कहने में कोई गुरेज नहीं है। जी हाँ, बस्तर का बोड़ा जो साल में एक बार मानसून की पहली फुहार में निकलता है। यहाँ साल के जंगल काफी हैं और उसी पेड़ के नीचे स्वादिष्ट बोड़ा निकलता है जिसे लोग चाव से खाते हैं। लेकिन ये बोड़ा काफी ऊंची कीमत पर बिक रहा है और खाने वाले लोग इसे खरीद भी रहे हैं। तो चलिए इस बारे में अधिक जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। सबसे महंगी सब्जी का ताज, लोगों के दिलों पर करे राज। मशरूम फैमिली में सबसे कूल, स्वाद ऐसा कि चिकन जाओ भूल। कुदरत खुद खेती किसानी करे तो जो अन्न उपजता है उसे बूड़ा कहते हैं। वही कमाल का वरदान बूड़ा बस्तर समेत बाकी बाजारों में आ चुका है, लेकिन दाम ऐसा कि जेब ही जल जाएगी। वजह है डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, क्योंकि इसकी खेती प्रकृति करती है। बस्तर में ग्रामीणों के लिए तेंदुपत्ता और महुआ के बाद आमदनी का सबसे बड़ा जरिया बोड़ा है। बस्तर संभाग के साथ साथ बाकी जिलों के रहवासी और तो और ओडिशा, तेलंगाना से भी इसके चाहने वाले यहाँ पहुँचते हैं। वो काफी लंबे समय से इंतजार रहता है कि बोड़ा बाजार में कब आ रहा है, और ये एशिया का सबसे स्वादिष्ट और महंगा सब्जी है और काफ़ी लोग इसका इंतज़ार करते हैं। पहले केवल बस्तरवासी इसका सेवन क्या करते थे, क्योंकि बस्तर में साल के जंगल हैं और साल का जंगल के में ही ये बोड़ा पैदा होता है। तो बस्तर का हर बसिंदा इसे खाना चाहता है, पाना चाहता है। बाहर के लोग भी पसंद करते हैं। बिल्कुल, बस्तर और बस्तर के बाहर के लोग जो यहाँ आए हुए हैं, यहाँ के छाती, बोड़ा और बास्ता, इन सभी प्राकृतिक चीज़ों को खाना चाहता है और उसके फायदे को वो प्राप्त करना चाहता है। एक बार खाओगे तो बार बार लाओगे या फिर जी ललचाएगा, रहा न जाएगा। इस अंदाज में लोग बूड़ा को लाते हैं। जेब जलाने वाला दाम होने के बावजूद लोग इसे खरीदते हैं। बूड़ा के पैदा होने का प्रोसेस सिर्फ भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर है। यही वजह है कि ये बहुत कम पैदा होता है।
बोड़ा जो है बस्तरवासियों की काफ़ी प्रिय सब्जी है। उसके पीछे एक हेल्थ का एक रीज़न भी है। जो बोड़ा है काफ़ी ज़्यादा विटामिन मिनरल्स और भी अन्य चीज़ें जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होती है उससे भरपूर होता है। ये काफ़ी महंगी सब्जी है, 3 से 3,500 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकता है, लेकिन उसके बावजूद जो है बस्तर के लोग बड़े चाव से ख़रीदते हैं। सारा साल इंतज़ार करते हैं कि बोड़ा की सब्ज़ी कब मार्केट में आएगी, कब खरीदेंगे। तो खाने में बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है। अगर मैं कहूँ तो एक तरफ बोड़ा और एक तरफ चिकन या मीट रखेंगे तो लोग बोड़ा को प्रेफर करेंगे। कितना रुपया है? 500 रुपया किलो 3,000। हाँ, लोग ले रहे सब जानने लगा। क्या क्यों ले जाते हैं? ये तो टेस्ट ही बढ़िया है। अच्छा है। हाँ, इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा है। चिकन मटन लेवल अच्छा है। अच्छा। हाँ। अब जरा इस बोड़ा को करीब से जान लीजिए। मशरूम फैमिली के 12 मेंबर्स में से एक है बोड़ा। बाकी परिवार वालों की तरह जमीन के बाहर नहीं, भीतर तैयार होता है। बोड़ा में फाइबर, सेलेनियम, प्रोटीन, पोटेशियम के साथ साथ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज का भी दावा किया जाता है। शुगर, हाई बीपी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसे रामबाण इलाज की औषधि के तौर पर देखा जाता है। तो वहीं कुपोषण और पेट से जुड़े रोगों में भी ये कारगर है। इसे नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर भी देखा जाता है। ये सिर्फ साल के पेड़ के नीचे तैयार होता है। साल को छत्तीसगढ़ में सरई कहते हैं, इसलिए इसका एक नाम है सरई बोड़ा। बोड़ा एक फंगस की तरह होता है जिसका बोटेनिकल नाम है शोरिया रोबोस्टा। इसे छत्तीसगढ़ में काले सोने की उर्फियत हासिल है। बरसात के दौरान साल की जड़ से एक खास तरह का द्रव्य रिश्ता है और इसी द्रव्य से तैयार होता है बोड़ा, जिसे आदिवासी लकड़ी की मदद से बाहर निकालकर खाते भी हैं, बेचते भी हैं। हालांकि अभी भी बोड़ा पर काफी रिसर्च होना बाकी है, जिसके बाद उम्मीद है कि वरदान बोड़ा पूरे साल मिलेगा और सभी को मिल सकेगा। जगदलपुर से श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रूपो का बास गांव में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष हुआ। 2 गुटों में आपस में संघर्ष की वजह से 12 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो कोटा में कोचिंग का छात्र लापता हो गया। आईआईटी की तैयारी कर रहा है ये छात्र, फिलहाल जिसका कोई सुराग नहीं लगा। पीड़ित पिता ने जवाहरनगर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दी है। छात्र का अकेले बरडा बस्ती की तरफ जाते हुए एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। चित्तौड़गढ़ के अमलहेड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम करने और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अपने राज्य में ज्वार की खेती कई किसान करते हैं और वर्तमान समय इसकी बुआई के लिए उपयुक्त चल रहा है। तो जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं वे इसकी उन्नत किस्मों का चयन करके खेत की तैयारी से लेकर बुआई तक के सभी कार्यों को वैज्ञानिक तरीके से करेंगे, तभी उन्हें आगे चलकर ज्वार की अधिक पैदावार मिलेगी। तो ज्वार की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं और इसकी वैज्ञानिक विधि से बुआई किस तरह से करें, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ सरिता कंगाली से। वर्षा आधारित कृषि के लिए ज्वार एक सबसे बहुत ही उपयुक्त फसल है। ज्वार की फसल से देखा जाए तो दोहरा लाभ किसानों को मिलता है। एक तो मानव आहार के साथ साथ पशु आहार के लिए भी ज्वार कड़वी के रूप में प्राप्त होती है।
ज्वार की फसल कम वर्षा में भी अच्छी उपज दे सकती है। ज्वार की उन्नतशील किस्मों की बात करें तो उनमें प्रमुख है जवाहर ज्वार 1041, जवाहर ज्वार 741, SPV 1022, CSB 15 SA, R1 इत्यादि। इसके अलावा संकर किस्में हैं CSH 5, CSH 6, CSH 14, CSH 18 आदि में से किसी भी किस्म का चयन कर सकते हैं। पहले भूमि का चुनाव या भूमि की तैयारी किस प्रकार से करें। भूमि के चुनाव के लिए ज्वार की फसल को मटियार, दोमट या मध्यम गहरी भूमि की आवश्यकता होती है। भूमि में पर्याप्त जीवांश होना चाहिए। साथ ही साथ किसान भाइयों को ऐसी भूमि का चयन करना चाहिए जिसमें भूमि का pH मान 6.0 से 8.0 उपयुक्त होता है। साथ ही भूमि में पानी का निकास अच्छा होना चाहिए। किसान भाइयों को खेत की जुताई आवश्यक रूप से करनी चाहिए, जिससे भूमि की उर्वरकता, खरपतवार एवं कीट नियंत्रण की दृष्टि से यह काफ़ी लाभदायक होता है। खेत की जुताई करके जमीन को अच्छी तरह भुरभुरी कर पाटा चलाकर बोनी के लिए तैयार करना चाहिए। किसान भाइयों, ज्वार की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए 80 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलो स्फूर और 40 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। इसमें नत्रजन की आधी मात्रा स्फूर और पोटाश की पूरी मात्रा का उपयोग बोनी के समय बीज के नीचे प्रयोग करना चाहिए और शेष बची नत्रजन की आधी मात्रा का प्रयोग जब फसल 30 से 35 दिनों की हो जाए, यानी जब पौधे घुटनों की ऊंचाई के हो, तब पौधे से लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर साइड ड्रेसिंग के रूप में देकर डोरा चलाकर भूमि में मिला दें। इसके बाद आती है बात बीज की मात्रा की। किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण बीज की मात्रा। यदि संतुलित बीज की मात्रा उपयोग की जाए तो उत्पादन पर अच्छा असर दिखाई देता है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे बीज का चयन करें जिसकी अंकुरण क्षमता 70 से 75% तक होना चाहिए। ज्वार के बीजों की बुआई से पहले बीजों को उपचारित करके बोना चाहिए। बीजोपचार के लिए कार्बनडाजिम 2 ग्राम और एप्रॉन 35 SD 6 ग्राम कवकनाशक दवाई प्रति किलोग्राम बीज के दर से बीजोपचार करने से फसल पर लगने वाले रोगों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बीज को जैविक खाद एजोस्पाइरिलम और PSB कल्चर 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करने से 15 से 20% अधिक उत्पादन किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु सही पौध संख्या। इसके लिए देखा जाए तो ज्वार की विपुल उत्पादन देने वाली प्रजातियां तथा संकर जातियों में कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे की दूरी 12 सेंटीमीटर रखने की अनुशंसा की जाती है। इस तरह यदि देखा जाए तो प्रति हेक्टेयर 1,80,000 पौध संख्या रखने की अनुशंसा होती है। इसके अलावा यदि देखा जाए तो जो द्विउद्देशीय वाली नई किस्में हैं, जैसे जवाहर ज्वार 1022, जवाहर ज्वार 1041 एवं CHS 18 की नई किस्मों के लिए पौध संख्या कतार से कतार 45 एवं पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखना आवश्यक होता है। किसान भाइयों, खरीफ ज्वार की फसल में खरपतवारों का अधिक प्रकोप होता है, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में भारी कमी आती है। इसीलिए आप इसका रासायनिक नियंत्रण करने के लिए एलाक्लोर खरपतवार नाशी की 1.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व की 75% मात्रा को 500 लीटर पानी में मिलाकर अंकुरण के पूर्ण छिड़काव करने से खरपतवारों का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। सिंचाई की बात यदि हम करें तो ज्वार की जो फसल है वो एक वर्षा आधारित फसल है, इसलिए इसको सिंचाई या पानी की कम ही आवश्यकता होती है। यदि नमी का अभाव कम है तो ऐसी स्थिति में हम फसल में सिंचाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि ज्वार की फसल ज़्यादा पानी के भराव को सहन नहीं कर सकती है, इसलिए किसान भाइयों को यह ध्यान देने योग्य बातें हैं कि समय समय पर नालियां बनाकर पानी के निकास का उचित प्रबंध करना चाहिए। किसान भाइयों से अनुरोध है कि मेरे द्वारा जो ज्वार फसल के बारे में जो जानकारी आपको बताई जा रही है उसको वे भली भांति अपनाएं और ज्वार फसल का अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करें।
आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जिंदगी प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अचानक से विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम कर दिया गया, जिससे छात्रों को पढ़ाई में कठिनाई हो रही है। महिला अत्याचारों के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा का आज बड़ा प्रदर्शन है। इसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर महिला मोर्चा की कार्यकर्ता इकट्ठा हुई, यहां से सीएमआर की तरफ कूच करेंगे। राजधानी जयपुर में जलभराव को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। रामपुरा रोड पर प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए, पिछले कई दिनों से शिकायत कर रहे थे, लेकिन पानी की निकासी नहीं करने से ये नाराज है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, रेपसीड मस्टर्ड राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, सीवर, भरतपुर, राजस्थान द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला भरतपुर और इसके आसपास के जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अगले सप्ताह हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। अगले सप्ताह हल्की से मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। अगले 4 दिनों के दौरान 5 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 82% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 41% रहने की संभावना है। बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग, मोठ और ग्वार आदि खरीफ फसलों की बुआई के लिए भूमि तैयार करें और बीज को उपचार के बाद बोएं। वर्षा जल संचयन के लिए तालाब या प्लास्टिक के पानी की टंकी का निर्माण करें। फल बागीचों में खोदे गए गड्ढों में खाद और उर्वरक का मिश्रण करें और बारिश होने पर रोपण का कार्य करें। अगले सप्ताह हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। अगले सप्ताह हल्की बारिश होने की संभावना है। साफ आसमान की स्थिति के दौरान कृषि रसायन का उपयोग करें। सिंचाई स्थगित कर दें। बाजरा की बुआई के लिए खेत को तैयार कर लें। 2 से 2.5 टन सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से पहले मिट्टी में मिला दें। बुआई के लिए 4 किलो प्रति हेक्टेयर बीज पर्याप्त हैं। बीज को 3 ग्राम थीरम प्रति किलो बीज से उपचारित करने के बाद एजेटोबैक्टर कल्चर के साथ उपचारित करके बोएं। तिल की फसल की बुआई के लिए खेत को तैयार कर लें। 2 से 2.5 टन सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से पहले मिट्टी में मिला दें। तिल की बुआई के लिए उपयुक्त किस्म RT 351, RT 346 हैं। उड़द की उन्नत किस्में प्रताप उड़द 1, मुकुंदरा उड़द 2, पंत U31, पंत U19 और KU 96 3 बोएं। उड़द की फसल में खरपतवारों के नियंत्रण के लिए अंकुरण से पहले पेंडिमेथिलिन 30 EC 1 किलो सक्रिय संगठक प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। पशुओं को लंगड़ा बुखार, गलघोटू और फड़किया से बचाने के लिए अपने पशुओं का टीकाकरण करवाएं। जानवरों को दिन के समय छाया में बांधें। पशुओं को दिन में 3-4 बार ताजा पानी पिलाएं। पशुओं को संपूर्ण पोषण के लिए प्रतिदिन 40 से 50 ग्राम खनिज लवण अवश्य दें। और
आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता कार्यक्रम में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम लालपुरा, जिला जयपुर से मानवेंद्र सिंह ने। आप कृषि आदान खरीदते समय ध्यान देने योग्य जरूरी बातों पर जानकारी चाहते हैं। तो मानवेंद्र जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अभी सीजन चल रहा है खरीफ वाला, जो खरीफ में अभी किसान भाई जो खाद है, बीज है, दवाइयाँ है, ये कौन सी जगह से खरीदें ये भी उनको पता नहीं रहता किसान को। ऐसे ही अगर कोई दुकान होती है तो वैसे ही लेके आ जाते हैं, फिर बाद में पता लगता है किसान को कि इसका रिजल्ट तो नेगेटिव आया और बीज जो भी खरीदा वो जर्मिनेशन नहीं हुआ। उनको पता नहीं रहता भाई कैसे क्या करना है। इसके लिए मैं थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ किसान भाइयों को। भाई किसान भाई जब भी बीज, खाद और दवाइयाँ खरीदे, कोई विश्वसनीय संस्था या कृषि विज्ञान केंद्र या यूनिवर्सिटी हो गई, इनसे तो किसान भाई बीज खरीदें। किसान भाइयों, बीजों को खरीदने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि आपको किस फसल की कितने क्षेत्र में खेती करनी है। उसी के अनुरूप आप बीज की खरीदारी करें। अनावश्यक और अत्यधिक मात्रा में बीज की खरीदारी नहीं करें। यदि आपको बीज उत्पादन करना है तो आधार बीज हेतु प्रजनक बीज की आवश्यकता पड़ेगी। उसी तरह यदि प्रमाणित बीज का उत्पादन करना है तो आधार बीज की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए विभिन्न तरह के बीजों के पैकेट के ऊपर विभिन्न रंगों के टैग लगे रहते हैं। उसे देखकर आप बीज की श्रेणी की पहचान कर सकते हैं। जैसे आधार बीज के लिए सफेद टैग का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह प्रमाणित बीज के लिए नीले रंग के टैग का प्रयोग किया जाता है और प्रजनक बीज के लिए सुनहरा पीले रंग के टैग का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद में जो भी खरीदे ना, उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए। भाई वो कौन सी वेराइटी है, कितने परसेंटेज जर्मिनेशन है सीड का, और इस सीजन में और इस जगह ये वेराइटी सक्सेसफुल है कि नहीं है, वो सारी डिटेल लेके और फिर बाद में वो उस प्रमाणित संस्था से खरीद के और वो उसका पक्का बिल लें, जिससे क्या कि वो किसान कभी किसी चीज के लिए धोखा नहीं खाए। किसान भाइयों, एक चीज और ध्यान रखने योग्य बात है कि आप जो भी बीज या खाद का कट्टा कुछ भी लाते हो, कटापटा नहीं होना चाहिए। अगर कटापटा होता है ना तो बढ़िया जगह रखना है, नमी रहित जगह रखना पड़ेगा उस कट्टे को, जिससे क्या है कि वो नमी नहीं पकड़ेगा। किसान भाइयों, अब आइए बात करते हैं उर्वरक खरीदते समय ध्यान देने योग्य बातें। तो उर्वरक को भी बीज की तरह विश्वसनीय और प्रमाणित संस्था से ही खरीदें, क्योंकि उर्वरकों में आजकल मिलावट की काफी शिकायत मिल रही है। खुला हुआ उर्वरक नहीं खरीदना चाहिए। हमेशा इनका पूरा बैग ही खरीदें। साथ ही यह भी देख लें कि बैग कहीं से कटा फटा तो नहीं है या कहीं हाथ से सिलाई तो नहीं की गई। इसके अलावा यह भी देख लेना जरूरी है कि उर्वरक के बैग में ढेले तो नहीं बन गए हैं। ऐसे उर्वरकों को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इनकी क्वालिटी खराब हो जाती है। किसान भाइयों, अब आइए बात करते हैं रसायन खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातें। तो इनको भी बीज और उर्वरक की तरह किसी विश्वसनीय संस्था से ही खरीदें और खरीदते समय इनके उपयोग की अंतिम तिथि जरूर देख लें। इनके डिब्बे किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त नहीं होने चाहिए और रसाब युक्त रसायन के डिब्बों को भी नहीं खरीदना चाहिए। डिब्बों की सील टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखें, बीज, उर्वरक और रसायन खरीदते समय दुकानदार से पक्की रसीद लेना ना भूलें, जिस पर खरीद का दिनांक, खरीद की गई वस्तु का नाम, मूल्य, बेच नंबर और उपयोग की अंतिम तिथि आदि सभी सूचना रसीद पर लिखी हुई होनी चाहिए। किसान भाइयों, बताई गई इन सभी बातों को ध्यान में रखकर यदि आप बीज, उर्वरक और रसायनों को खरीदते हैं तो आप धोखा और नुकसान से बच सकते हैं। और ये सारी जानकारी होगी जब भी किसान आगे जाके अच्छा प्रोडक्शन ले सकेगा।
और आइए एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।